नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस वक्त हम बात करेंगे इजरायल और ईरान युद्ध की। आपको युद्ध भूमि से लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कहीं अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच क्रेमलिन में बातचीत हुई है। रूस के सरकारी समाचार चैनल पर पुतिन ने कहा, ईरान के खिलाफ हमले का कोई आधार और कोई जायज वजह नहीं है। पुतिन ने कहा कि मध्य पूर्व की जंग दुनिया को खतरनाक मोड़ की ओर धकेल रही है, तो युद्ध तेज होता जा रहा है और इस बीच बयानों के आने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। इजरायल ईरान जंग पर पुतिन ने ये अहम बयान दिया है। खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही है दुनिया, एक बड़ा यहां पर बयान पुतिन की तरफ से दिया गया। मध्य पूर्व में युद्ध चिंताजनक परिस्थितियों में पहुंच चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री से पुतिन ने मुलाकात की है। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। दक्षिण इजरायल में अशदोद पहुंचा एनडीटीवी। अशदोद में पावर स्टेशन पर हुआ था हमला। अशदोद पहुंचने वाला अकेला भारतीय चैनल बना है एनडीटीवी। 3 घंटे पहले पावर स्टेशन पर हमला हुआ था और आपको बता दें कि एनडीटीवी की टीम वहां मौजूद है। जहां पर मिसाइल गिरी वहीं पर एनडीटीवी पहुंचा, पहला भारतीय चैनल जो यहां पर पहुंचा है। अशदोद पहुंचने वाला अकेला भारतीय चैनल है एनडीटीवी। अशदोद में पावर स्टेशन पर हमला हुआ था और एनडीटीवी वहां पर मौजूद है। पावर स्टेशन के इंचार्ज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी एनडीटीवी के संवाददाता ने की है। दक्षिण इजरायल में अशदोद पहुंचा है एनडीटीवी। करीब 10:30 बजे के आसपास ये जो हमला हुआ था उसमें जो इस पूरी लड़ाई का एक बड़ा एस्केलेशन जो है वो सामने आया है। क्योंकि इस वक्त जहां से मैं आ रहा हूं, जैसे आपने बाकी शहरों के नाम लिए, लेकिन अशदोद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पहली बार 13 जून से जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें पहली बार एक क्रिटिकल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिसाइल से हमला किया गया है। मैं आपको ज़रा अपने पीछे कुछ तस्वीरें ये दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही वो पावर स्टेशन है जिसके ऊपर कुछ देर पहले, करीब 2.5 से 3 घंटे पहले हमला हुआ था। इसकी जो दीवार है बाहर की, ये पूरी दीवार टूटी हुई आपको नजर आ रही होगी और इस वक्त यहाँ पर काम चल रहा है इसको रीस्टोर करने का। क्योंकि जब ये हमला हुआ उसके बाद हमें ये बताया गया कि हमले के तुरंत बाद यहाँ पर करीब 8,000 जो घर हैं आसपास के, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो वो कट गई थी। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद पार्शली जो बिजली है उसको रीस्टोर किया गया है और अभी भी यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की और उन्होंने हमें बताया कि जो मिसाइल था उसका जो इम्पैक्ट है वो इसका जो मेन कोर एरिया है, कोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो एरिया है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है उसकी पेरिफेरी में, यानी कि बाहर की तरफ हुआ। इस वजह से उन्हें उम्मीद है कि आज शाम तक ये बिल्कुल दोबारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पूरा काम है और जितना भी नुकसान है आसपास के इलाकों में जो बिजली पहुँचाने का काम है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। तेज गति से यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर जहाँ पर भी मैं इस वक्त देख रहा हूँ, हम सड़क पे खड़े हुए हैं, इसके बड़ी ड्रामेटिक एक कुछ जो इमेजेस थी, जो फुटेज आई थी किसी के डैशबोर्ड कैमरा से। मेरे बिल्कुल पीछे इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ उसमें कैमरे के मेरे बिल्कुल पीछे 50 मीटर भी नहीं बल्कि मैं कहूँ अगर 30 मीटर पे वो सड़क थी जिसमें डैशबोर्ड पर एक लगे हुए कैमरा ने वो जो इम्पैक्ट था इस मिसाइल का जब हमला हुआ उसको कैप्चर किया। और यहाँ पर सड़क के आसपास पूरे जहाँ पर मैं खड़ा हूं उसके आसपास भी यहाँ पे आपको टूटी हुई चीजें और सामान जो है वो बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये पूरी दीवार टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। एक बड़ा गड्ढा वहां पर, क्रेटर जो है वो भी हो गया है और वायर्स जो हैं अब उसको, ये जो सामान यहाँ पर जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ था उन सबको अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि इससे आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहां पर भी जो धमाका था वो इतना बड़ा था कि ये दीवार के टूटे हुए हिस्से जो हैं ये आपको यहाँ पर जगह जगह बिखरे हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये
एक बड़ा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला है। कल जो ईरान की तरफ से हमला हुआ था उसमें 27 मिसाइल दागी गई थी, उसमें सिविलियन एरियाज जो थे हमने आपको वो दिखाए थे। अब ये पहली बार है कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पर जो हमला हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो इजराइल कह रहा है कि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले ईरान पर हो रहे हैं, उसका जवाब भी ईरान दे रहा है। और आज रात को 3 बजे पहले एक बार सायरन बजा जब हम लोगों को अपने भाग के शेल्टर में जाना पड़ा, और उसके बाद 10:30 बजे। लेकिन फर्क उसमें यह था कि जो रात को हमला हुआ था, रात के हमले को नाकाम कर दिया गया था। बताया गया कि 3 मिसाइल छोड़ी गई थी, तीनों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। 10:30 बजे का जो हमला था वो तेल अवीव से दूर, यहाँ पे जो सदर्न इजराइल है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो हमला हुआ। एक यहाँ पर जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ अशदोद में, इसके अलावा हाइफा और भी जगहों पर जो मिसाइल हैं वो गिरी हैं। कुल मिला के 15 मिसाइल दागी गई थी, जिसमें से नुकसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कुल मिलाकर अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे पावर जनरेशन का, इस पर अगर हमला होता है, और जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके आसपास में जो सैन्य हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर हमें उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो हमला हुआ है ये इस पूरे लड़ाई में एस्केलेटरी लैडर पर एक और जिसको कहें कि ऊपर जाने वाली स्थिति है। और ऐसा नहीं लग रहा कि कम से कम अभी इस लड़ाई के शांत होने के कोई आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार तेज हो रही है और दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं और बमबारी हो रही है। आपने देखा कि वहां युद्ध क्षेत्र में एनडीटीवी के रिपोर्टर अंकित त्यागी डटे हैं और पल पल की रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। जंग लगातार तेज हो रही है। इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा है तो ईरान की मिसाइलें इजरायली इलाकों में तबाही मचा रही हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। पूरे इजराइल में वॉर सायरन बज रहे हैं। लोगों को बम शेल्टर्स में भेजा गया है। ईरान के हमले के बाद अशदोद शहर में हड़कंप है। इजराइल में एनडीटीवी की टीम मौजूद है। एनडीटीवी के कैमरे में युद्ध क्षेत्र का एक एक मंजर कैद हो रहा है। एनडीटीवी के संवाददाता अंकित त्यागी लगातार अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। इजराइल के ज्यादातर शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी बंद रखने की हिदायत जो है वो दी गई है। कल जो हमला हुआ था उसमें तेल अवीव, उसके आसपास के इलाके और उसके साथ साथ हाइफा और कुछ और जगहों पर 10 ऐसी जगहें थी जहां पर ईरान के जो बम हैं, जो ईरान के मिसाइल हैं, वो पहुंचने में कामयाब हुए थे। ईरानी मिसाइलें इजराइल को डरा रही हैं, लोगों को टेंशन में डाल रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसे माहौल की आदत है। कम से कम इजराइल के अंदर एक टेंशन का माहौल है, लेकिन लोग इसके आदी हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर होटल्स में और जो सरकार की तरफ से दिए गए अलग और प्रबंध हैं वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि या तो उनके घरों को अनसेफ घोषित किया गया है या उनके घरों पर जो मिसाइल है, अटैक हमला है, उससे नुकसान पहुंचा है। खबर है कि ईरान के इस हमले के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम काम में जुटी हुई है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के उत्तरी हिस्से की तरफ भी कई मिसाइलें दागी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। आईडीएफ ने बताया कि वायुसेना ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही है और जहां जरूरी हो जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। इस बीच भारतीय छात्रों को इजराइल से निकालने की भी तैयारी हो रही है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा, क्योंकि एयर स्पेस क्लोज है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इवैक्यूएशन प्रोसेस है। लगभग कितने लोगों को सर इस ऑपरेशन के तहत प्लान है, आपको लग रहा है कि? देखिए, अभी तक तो कल हम लोगों ने 162 लोगों को भेजा था। आज 182 जो जॉर्डन के थ्रू जा रहे हैं, 290 जो इजिप्ट के रास्ते से जा रहे हैं। भारतीय दूतावास के पास एक बंकर भी है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जा रहा है। जैसे ही
सिक्योरिटी अलर्ट आते हैं तो हम लोग बंकर्स में चले आते हैं। और ये आप लोग भी जैसे ही कोई अलर्ट आएगा तो आप लोग बंकर्स में चले जाएंगे। आज भी जो हमने ये जो हमारा असेंबली पॉइंट है जो एम्बेसी के पास में, यहाँ पे आपने देखा होगा एक बंकर है, वो इसीलिए हमने इसको, इस लोकेशन को इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि इन केस अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट आता है तो पीपल आर सेफ, ऑल आर इंडियन नेशनल्स आर सेफ। और क्योंकि मैं इसलिए बताऊँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, दिल्ली एक जो दिल्ली हेडक्वार्टर से हमारा मैसेज आता है, जैसे मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। उनका एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, इनफैक्ट मैसेज नहीं बोलूँगा, एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। वो एम्बेसी आपका देख रहे हैं जहां से एम्बेसी का एंट्रेंस है, जिसपे आपको झंडा हमारा देश का फहराता हुआ नजर आ रहा होगा। और यहां से जब लोग आते हैं तो इसको खास तौर से इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर एक बंकर जो है वो तैयार करके रखा गया है। ये बंकर का एंट्रेंस है, आप देखेंगे इसका नाम है पब्लिक शेल्टर 421। और पब्लिक शेल्टर 421 जो है उसमें यहाँ से एंट्रेंस होती है। 1994 में इसको बनाया गया था और यहाँ से इस बंकर की जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, जिससे लोगों को यहाँ पे अगर एयर रेड सायरन हो या कोई परेशानी हो तो लोगों को यहाँ से अंदर लेकर जाया जाता है। ये बंकर जो है इसके नीचे कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है। दूसरी ओर ईरान में भी जबरदस्त तबाही है। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरबेस पर जोरदार हमला करके उसे बर्बाद करने का दावा किया है। वो एयरबेस हैं मशहद, तेहरान, हमादान, देशफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल का दावा ये भी कि उसकी सेना ने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शारूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इजराइल के तेल अवीव से एनडीटीवी के लिए अंकित त्यागी की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर, महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें। अम्मान से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना हो गया है। 160 भारतीय आज भारत लौटेंगे। इजराइल से अम्मान होते हुए भारत में वापसी होगी। फ्लाइट में भारत माता की जय के नारे यहां पर ये सभी लोग लगाते हुए नजर आए। अम्मान से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना हो गया है। और जैसा कि अंकित भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी भारतीय सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। तमाम एडवाइजरीज जारी की जा चुकी हैं। फ्लाइट में भारत माता की जय के नारे यहां पर ये तमाम भारतीय लगाते हुए दिखे। अम्मान से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 160 लोग इसमें मौजूद हैं। 160 भारतीय आज भारत लौट आएंगे और इजराइल से अम्मान होते हुए भारत में वापसी होगी। इजराइल से अम्मान होते हुए भारत पहुंचेंगे ये लोग। फ्लाइट में भारत माता की जय के नारे ये लोग लगाते हुए दिखाई दिए। और इजराइल से भारतीय अपने देश के लिए बस से भी निकल रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित। ये जो 3 बसेस आप देख रहे हैं, ये जो सारी बसेस हैं ये इजिप्ट के रास्ते शर्म शेख होते हुए नई दिल्ली लोगों को लेकर जाएंगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, जेपी सिंह जो एम्बेसडर हैं, वो भी एम्बेसडर जेपी सिंह भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकालने की जो कोशिश है वो इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर अब तक 600 से ज़्यादा जो हिंदुस्तानी हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। और ये जो बैच है ये इजिप्ट होते हुए शर्म शेख होते हुए ये बैच जो है ये जाएगा और उसके बाद वहाँ से इन्हें दिल्ली लेके जाया जाएगा। एक तरफ ईरान से जिस तरीके से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंधु के तहत, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी जो लिखा हुआ है एम्बेसी के बाहर, एंट्री टू ऑपरेशन फॉर ऑपरेशन सिंधु। और उसके बाद सीधा यहाँ पर एक असेंबली
असेंबली ग्राउंड है, वहाँ पर लोगों को लेके जाया जाता है, जिसके पास एक बंकर भी है। मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार ज़रा वो असेंबली ग्राउंड दिखा दूँ, फिर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी। तो ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर जो हिंदुस्तानी यहाँ से जाना चाहते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, केयर गिवर्स हैं और जो लोग हैं, वो सब यहाँ से जा रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जो बसेस हैं, उनका यहाँ से जाना जो है वो शुरू हो गया है। एक बस अभी निकली है, 2 और बसेस जो हैं वो यहाँ से अभी जाएंगी और कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया 600 से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनको यहाँ से अभी तक निकाला जा सका है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आज के हमले में ईरान ने फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। खैबर शकन, इमाद, खैबर कदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तेहरान टाइम के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो युद्ध तेज होता जा रहा है और आधुनिक हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाइल हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और बड़ी जो खबर इस वक्त मिल रही है इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर, ये बड़ी खबर। खैबर शकन, इमाद खैबर कदर मिसाइल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तेहरान टाइम के हवाले से ये खबर आ रही है। तो वॉर जोन से लगातार जो बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, एनडीटीवी इंडिया लगातार ये बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि आज के हमले में ईरान ने फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान ने फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। खैबर शकन, इमाद, खैबर कदर मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सूख्त जामद व माये व अमलियात तरकीबी पहपादهای هوشمند आगाज शुद। पश्चिम एशिया के संकट के बीच दुनिया की एक चिंता यह भी है कि क्या ईरान होर्मुज जल संधि को बंद कर सकता है। ईरान के दक्षिण में होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। जहां ये सबसे संकरी है वो जगह करीब 33 किलोमीटर चौड़ी है। ईरान की संसद ने अमेरिकी हमलों के बदले के तौर पर होर्मुज जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है। अगर होर्मुज संधि बंद होती है तो भारत, चीन समेत कई देशों के लिए अरब देशों से तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम वैसे भी इस साल के सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम आज 78.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उस समय 74.2 डॉलर प्रति बैरल थे। उधर नेचुरल गैस के दाम में भी इजराइल के हमलों के बाद से तेजी आई है। आज नेचुरल गैस 3.88 डॉलर पर मिलियन BTU पर पहुंच गए। साफ है दुनिया के सामने तेल संकट बढ़ने जा रहा है। संकट के ऐसे समय में देशों के पास क्या आपात इंतजाम होते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। शुक्रिया। पश्चिम एशिया का ये बड़ा संकट पूरी दुनिया को मथने जा रहा है और इसमें जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि दुनिया के तमाम देशों के सामने कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे ही संकटों से निपटने के लिए दुनिया के कई देश अपने यहाँ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रखते हैं। कुछ वैसे ही जैसे संकट के दिनों के लिए हम और आप कुछ पैसा बैंक में बचा कर रखते हैं ताकि ज़रूरत पर काम आए। भारत जैसे देश की ज़रूरत का पेट्रोलियम अगर रखना हो तो इसके लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी, आप सोच कर देखिए। इसके लिए सिर्फ तेल के बड़े बड़े कंटेनर्स और गोदामों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये भरोसा धरती से मिलता है। कई लोग शायद न जानते हो कि भारी मात्रा में कच्चे तेल को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के देश जमीन के नीचे बनी कुदरती गुफाओं का सहारा लेते हैं, जिन्हें पुख्ता कर उन्हें पेट्रोलियम के भंडार के लिए तैयार किया जाता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऐसे ही जमीन के नीचे बने ऑयल के रिजर्व्स की हैं जो गुफाओं में बने हैं। मजबूत चट्टानों के बीच ये गुफाएं इन हाइड्रोकार्बन्स के भंडार को रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारत की हैं जो कच्चे तेल के रिजर्व भंडारों से जुड़ी हैं। इसके लिए भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी ISPRL। ये संस्थान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का हिस्सा है जो इन गुफाओं में तेल के रणनीतिक भंडार को बनाए और बचाए रखने का काम करता है। 1998 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार के दौरान देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का विचार रखा गया था, लेकिन इस पर काम 2005 में मनमोहन सरकार के दौर में शुरू हुआ। 90 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान भारत एक भयानक ऊर्जा संकट झेल चुका था जब भारत के पास बस
3 दिन का तेल रिजर्व बचा था। दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना में जमीन के नीचे नमक की बड़ी बड़ी गुफाओं यानी सॉल्ट कैवर्न्स को भी कच्चा तेल स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन गुफाओं के नमक को पानी में घोला जाता है, पानी डालकर, और फिर पंप के जरिए ये पानी निकाल लिया जाता है। खाली जगह को मजबूत कर तेल भंडारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान और गुजरात में ऐसी नमक की गुफाएं हैं, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल तेल के भंडारण के लिए नहीं हुआ है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कहाँ हैं। भारत में फिलहाल कच्चे तेल के रिजर्व का भूमिगत स्टोरेज 3 जगहों पर है। यह है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और कर्नाटक में मैंगलोर और पाडूर। विशाखापट्टनम में 1 करोड़ बैरल की क्षमता है तेल भंडारण की, मैंगलोर में 1.1 करोड़ बैरल और पाडूर में 1.8 करोड़ बैरल स्टोरेज की क्षमता है, यानी कुल 3.9 करोड़ बैरल। जरूरत को देखते हुए सरकार ने 2 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सरकार बनाने जा रही है। पाडूर में दूसरे फेज के तहत 1.5 करोड़ बैरल का रिजर्व बनेगा और ओडिशा के चांदीखोल में 2.7 करोड़ बैरल का रिजर्व तैयार किया जा रहा है। इसके बाद भारत की स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्षमता 7.8 करोड़ बैरल हो जाएगी। आपको बता दें कि ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत की तेल कंपनियों के पास पहले से जो ऑयल रिजर्व है उसके अलावा है। मकसद तेल की सप्लाई में आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटना है। हालांकि जो ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ये महज 8 से 9 दिन की ज़रूरत का है भारत का, यानी काफ़ी कम। इसके अलावा देश की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास 64 दिन के कच्चे तेल की ज़रूरत के बराबर स्टॉक हो सकता है। कुल मिलाकर 74 दिन की ज़रूरत का कच्चा तेल और पेट्रोलियम का भंडार भारत में रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि भारत के पास कई हफ्तों के तेल का स्टॉक है। अब ये हफ्ते कितने हैं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने व्यवस्था निश्चित ही की होगी, वरना ये रिजर्व तो साथ में है ही। कच्चे तेल के इन भूमिगत रिजर्व से तेल को पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जा सकता है और उसी पाइपलाइन के जरिए इन्हें फिर से भरा जा सकता है। इसके लिए आप ये एक एनिमेशन देख सकते हैं। ये जो है तेल के भूमिगत भंडार होते हैं। सरकारों की कोशिश होती है कि जब तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो तो वो इस रिजर्व में हुई कमी की भरपाई कर लें। तो इस तरह से ऊपर उसके स्टोरेज होते हैं, नीचे पाइप से ज़मीन के नीचे जो गुफाएं हैं उनमें इसको स्टोर किया जाता है, ज़रूरत पर निकाला जाता है और जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हो तब कोशिश होती है कि इसको भर लिया जाए। लेकिन आपात स्थिति में ही इस रिज़र्व का इस्तेमाल होता है। सवाल अब यह है कि कच्चे तेल को इस तरह रिज़र्व रखने की ज़रूरत सबसे पहले कब महसूस हुई? तो ये भी 5 दशक पहले पश्चिम एशिया के एक संकट से ही जुड़ा है। 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे योम किपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तब अमेरिका द्वारा इजराइल की मदद के लिए आने पर अरब देशों ने तेल की सप्लाई घटा दी थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए। इसे 1973-74 का ऑयल शॉक कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले अपना ऑयल रिजर्व तैयार किया, उसे यह जरूरत महसूस हुई। ऑयल रिजर्व रखना अमेरिका के अलावा बाकी देशों ने भी शुरू किया। 1974 के एक संधि के तहत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का गठन हुआ। अमेरिका समेत कुल 30 देशों ने 90 दिन का कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का रिजर्व रखने का फैसला किया। IEA ने उनको ये सलाह दी। भारत 2017 में IEA का एसोसिएट सदस्य बना। नवंबर 2021 में भारत समेत कई देशों ने अपने इन रणनीतिक तेल भंडारों का उस समय इस्तेमाल किया था जब रूस और सऊदी अरब की अगुवाई में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने मिलकर तेल के उत्पादन को घटाने का फैसला किया था। दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन का आधे से ज़्यादा इन्हीं देशों में होता है। तेल उत्पादन घटाने से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा उस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 2021 में पहली बार अपने तेल रिजर्व का इस्तेमाल किया। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत के बाद भारत ने यह फैसला लिया था। तो ये रिजर्व भी हमारे पास है। इजरायल के पक्ष में अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ने से खाड़ी देशों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। असल सवाल है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा या युद्ध लड़ेगा। अब तक ईरान के तेवर सरेंडर वाले नहीं लग रहे हैं, बल्कि ईरान की जनता से लेकर उसके आर्मी कमांडर तक जैसी भाषा बोल रहे हैं उसमें लग रहा है कि खुद पर हुए हर हमले का इंतकाम ईरान लेगा। इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कहां तो ट्रंप 15 दिन तक सोचने समझने का समय ले रहे थे और कहां 2 दिन के भीतर ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट कर दिया है। आने वाले दिनों में ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और अगर ईरान को बचाना है तो वो सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान जिस तरह करो या मरो की भाषा बोल रहा है, उससे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अपनी पूरी ताकत से आखिर तक लड़ेगा। इसको समझने के लिए आप ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हतामी को सुनिए। موجب شد که دشمن احساس موفقیت در مورد کارهای خودش رو نداشته باشه و امروز مجبور شد سراغ اون مسئول اصلی این جنایات بره و اون رو مستقیما अगर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को खुलेआम करारा जवाब देने की बात कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जान लेना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है कि उससे वो परमाणु बम न सही तो डर्टी बम तो बना ही लेगा। अगर ईरान डर्टी बम बना लेता है तो उससे वो इजराइल पर या तो हो सकता है कि अमेरिका पर भी हमला बोल सकता है। डर्टी बम एटम बम की तरह ताकतवर और विनाशकारी तो नहीं होता, लेकिन इसका असर इतना जरूर होता है कि किसी देश की आबादी को बुरी तरह तबाह कर सकता है। मैक्सर सैटेलाइट फोर्डो न्यूक्लियर बेस के पास से 19 और 20 जून की रात को जो तस्वीरें आईं, उनसे साफ दिखता है कि वहां पर काफी संख्या में ट्रकों और गाड़ियों का काफिला खड़ा है। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं गाड़ियों में भरकर ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं और गुप्त ठिकानों पर भेज रखा है। दरअसल ईरान को पहले ही लग गया था कि अमेरिका कुछ करने वाला है, बल्कि उसको ये भी लग गया था कि यूरोपीय देशों के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत से कुछ खास निकलने वाला नहीं है। Iran's nuclear program is peaceful and has always been under the IAEA's safeguards and monitoring. Hence, armed attacks against safeguarded nuclear facilities by a regime which is not a party to any WMD treaties is a serious crime and violation of international law. In this content, I express grave concern on non-condemnation of these heinous attacks by E3 and EU. Iran is ready to consider diplomacy once again. बाईस साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका किसी युद्ध में खुद उतरा है। इससे पहले 2023 में वो इराक से युद्ध लड़ा था, लेकिन ईरान को लगता है कि वो इराक की तरह घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि आखिरी तक लड़ेगा। इस सोच के पीछे का आधार ये हो सकता है कि उसको अपनी सामरिक तैयारी और दूसरे देशों से बेहतर लगती है। दूसरा आधार ये हो सकता है जिस तरह इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर आया है, उसी तरह ईरान के लिए रूस भी उतरेगा। तीसरा ये हो सकता है कि हर्म्यूज स्ट्रेट को रोककर वो दुनिया पर दबाव बनाएगा कि या तो अमेरिका को समझाओ या खुद भी भुगतने के लिए तैयार रहो। और चौथा आधार इस तनाव के बीच ईरान के लोगों का अपनी अस्मिता के लिए लड़ना है। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिनका मानना है कि अमेरिका ने जो कुछ भी कर रहा है वो कायराना हरकत है। यह हमला कायरतापूर्ण है। परमाणु ऊर्जा हमारे पास होना हमारा अधिकार है। अमेरिका और इजराइल अपने लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को इस तरह की आक्रामकता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईरान को इस आक्रामकता का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा मिलनी चाहिए। हमें अमेरिका को कड़ी फटकार लगानी चाहिए ताकि वह अपनी गलती न दोहराएं। ईरान की सेना से लेकर आवाम तक के तेवर से अमेरिका भी वाकिफ है और इजराइल भी। इसीलिए अमेरिका और इजराइल लगातार उन ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं जहां ईरान के गुप्त परमाणु सेंटर हो सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान ने जारी किया एलन जेल का वीडियो,
किसी कैदी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरानी न्यूज चैनल ने यह वीडियो जारी किया है। इजरायल ने एविन जेल पर हमला किया था, कैदियों को फोन पर बात करने की भी इजाजत। तो किसी कैदी को कोई नुकसान इस हमले में नहीं पहुंचा है, ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है। ईरानी न्यूज चैनल ने एक वीडियो जारी किया है, किसी कैदी को नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि किसी कैदी को यहां पर इस हमले के बाद नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी न्यूज चैनल ने यह वीडियो जारी किया है। इजराइल ने एविन जेल पर किया था हमला, कैदियों को फोन पर बात करने की भी इजाजत। ईरान इजराइल युद्ध में आज एक और बड़ा बयान आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तरफ से सामने आया है। खामेनेई ने अमेरिका को सीधी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है, शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे। खामेनेई बोले, दुश्मनों ने बड़ा गुनाह किया, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। और ईरान से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकिफ जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इस खबर पर उनसे हम चर्चा करेंगे। आकिफ, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, खामेनेई के इस बड़े बयान को किस तरह से देखा जाए? अमेरिका ने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे, क्या मायने इस स्टेटमेंट के? देखिए, ये इस वक्त जो यहाँ पर स्थिति पाई जाती है पश्चिम एशिया के इस खित्ते में, वो स्थिति ये है कि अमेरिका आखिर अपनी कमजोरी की वजह से और अपनी गलतियों की वजह से वो मजबूर हो गया है कि वो पुराना जो नाटक और ढोंग था कि हम अलग हैं, इसराइल अलग है, इस मुखौटे को उतार कर वो खुलकर सामने आए और फिर वो हमला करे ईरान पर। इस हमले के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इस हमले में जो एक और कमजोरी का पहलू नजर आता है कि कल तक ये जानकारी ये नहीं पर मिली थी हम लोगों को, लेकिन कल रात से और आज से जानकारी हो रही है कि जो हमला हुआ है 3 परमाणु स्थानों पर, वो कोई खास तबाहकुन या नुकसानदेह हमला नहीं था। वैसे ही वहां पर से सारा जितना रेडियो एक्टिव मटीरियल था वो निकाला जा चुका था। तो फिर ये हमला इस तरह से क्यों किया गया कि जब वहां कोई खास नुकसान भी नहीं पहुंचाया गया, लेकिन मीडिया में उसका इतना बड़ा चर्चा, उसका इतना बड़ा तूफान बनाया गया? इससे ये निशानदेही हो रही है इस बात की कि अमेरिका इसराइल, जो कि दर हकीकत 2 अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही बड़े चीज के 2 हिस्से हैं। जी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, निकलने के लिए अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य बेस भी हैं, तो क्या ईरान के लिए संभव होगा? आप सही कह रही है। और ईरान के लिए बड़ा, ईरान ने हमेशा से कहकर रखा है कोई नई आकिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमेशा से कहकर रखा है कि ये बड़े आसानी से हम इस पर इनको निशाना बना सकते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जिसका कोई रोक नहीं है, वो तो चंद मिनटों में 3 मिनट। शुक्रिया आकिफ, एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। अपनी बात आपने हमारे साथ यहाँ पर साझा की। और आपको बता दें कि इस पूरी स्थिति पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है और एनडीटीवी की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। एक एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आप दर्शकों के लिए एक ज़रूरी जानकारी, आप अपने मोबाइल पर भी एनडीटीवी लाइव देख सकते हैं। इसके लिए हमारी स्क्रीन पर दिए QR कोड पर स्कैन करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप इस नाम से खोज सकते हैं।